Hello everyone, so myself Anshul and welcome to my channel Ms. Botnophilic. So in today's video I'll be telling you about the topic global climate change. तो आज की वीडियो में हम लोग GCC या फिर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। उसकी बेसिक जो डेफिनेशन होती है, क्या कॉजेज़ होते हैं, इफ़ेक्ट्स होते हैं और किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली जब हम क्लाइमेट के बारे में बोलते हैं तो क्लाइमेट होता क्या है? क्लाइमेट इज़ द लॉन्ग टर्म चेंज इन द वेदर इवेंट्स। वेदर इवेंट्स में जो लॉन्ग टर्म चेंजेस देखने को मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। जब ये ग्लोबल पैटर्न पे होने लगते हैं तो इसको हम कहते हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। द लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द अर्थ क्लाइमेटिक कंडीशन due to the increased emission of greenhouse gases, this globally occurring changes is called as a GCC or the global climate change. अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है, that is the climatic condition. Now what do you mean by this climatic condition? ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं ये कुछ भी हो सकती है, वो प्रेसिपिटेशन भी हो सकती है या उसी को हम रेनफॉल बोलते हैं। इट कैन बी आइदर ह्यूमिडिटी, विंड पैटर्न और द टेम्परेचर। ओके, तो इन क्लाइमेटिक जो कंडीशंस में हमारा चेंज आता है जो कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के अंदर मोस्टली देखने को मिलता है। हम बोलते हैं कि आजकल वेदर जो है हमारा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। जिस टाइम पे बारिश होने वाली होती है उस टाइम पे सूखा पड़ा है। क्यों? बिकॉज द रीज़न इज़ कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, और ये जो क्लाइमेट चेंज है इसके पीछे एक जो मेजर हमारा कॉज माना जाता है वो होता है ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन। अगर आपने सुना होगा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है या फिर निट्रस ऑक्साइड होती है, कुछ ये ग्रीन हाउस गैसेस होती है और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉज करती है। बट एक्सेस अमाउंट पे जब ग्रीन हाउस गैसेस लिबरेट होती हैं तो वो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वो इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द कॉज ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ओके, सो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो बेसिक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज होता है इसका क्या डेफिनेशन होता है और क्या मीनिंग होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉजेज ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं। तो देखो, इसके मैन मेड कॉज भी होते हैं और इसके नेचुरल कॉजेज भी होते हैं, यानी कि नेचर की वजह से भी कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही थी एटमॉस्फेयर। पहले हम लोग देख लेते हैं कि मैन मेड कॉज कौन से होते हैं। आप लोगों ने इन सभी कॉजेस के बारे में कभी ना कभी अपनी लाइफ में सुना होगा। सबसे पहले जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है, ठीक है, द एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस सच एज द कार्बन डाइऑक्साइड, निट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन दैट आर डायरेक्टली रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। सबसे पहला कॉज आता है डिफॉरेस्टेशन। जब हम लोग प्लांट्स को, ट्रीज को कट करते हैं तो उसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। ओके, और जब हम उन्हीं प्लांट्स को लगाते हैं तो उसकी अपोजिट यानी कि एक बेनिफिशियल जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं एफॉरेस्टेशन। ओके, सो डिफॉरेस्टेशन इज अ नेगेटिव एंड अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, द डंपिंग एंड द बर्निंग ऑफ द प्लास्टिक। रीजन इज कि प्लास्टिक बर्न होते टाइम बहुत सारी गैसेस लिबरेट करता है जो कि बहुत डेंजरस होती है। इवन डंपिंग प्लास्टिक की इसलिए नहीं करनी चाहिए बिकॉज इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। माइक्रोब्स डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू डिग्रेड द प्लास्टिक। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रांसपोर्टेशन। मोर यूज ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट विद डीजल एंड पेट्रोल। ये चीज़ आप लोगों ने ऑब्जर्व करी होगी कि आज के टाइम पे अगर ह्यूमन थोड़ी बहुत प्रोग्रेस करने लगता है तो उसके पास से एक, दो, तीन, चार कितने सारे व्हीकल्स वो अपने लिए खरीद लेता है। तो जितना ज़्यादा प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन उतना ज़्यादा पोल्यूशन। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो लॉन्ग डिस्टेंसेस होती है वो हम लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की जगह हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यहाँ पे ज़्यादा यूज़ करें। क्योंकि एक जो बस होती है उसमें ऑलमोस्ट 10 to 20 पैसेंजर्स को वो एक टाइम पे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ले जाती है। तो वहाँ पे जो 10 पैसेंजर्स है अगर वो अपनी सिंगल व्हीकल यहाँ पे यूज़ करते हैं तो 10 टाइम्स जो पोल्यूशन है वो हमारा ज़्यादा आएगा इफ़ वी आर यूजिंग अ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये बोला जाता है कि हम लोग को पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करना चाहिए रादर देन यूज डिपेंडिंग कम्प्लीटली अपॉन द प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन। ओके, नेक्स्ट वी हैव द फॉसिल फ्यूल बर्निंग। फॉसिल फ्यूल यहाँ पे हम लोग कोल, पेट्रोलियम को बोलते हैं। सो द बर्निंग एंड एक्सेसिव यूज इज द मेन सोर्स ऑफ द CO2 लिबरेशन इन द एटमॉस्फेयर। नाउ आफ्टर दिस वी हैव सम अदर एक्टिविटीज़। दिवाली हो, कोई भी ओकेशन हो, वी प्रेफर टू बर्न फायर क्रैकर। हम बोलते हैं कि भाई एक दिन की तो दिवाली है, मना लेते हैं। बट वो एक दिन के टाइम पे जो पोल्यूशन निकलता है
उससे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हार्म्ड होते हैं। साथ ही साथ इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल होता है। ओके, तो अदर एक्टिविटीज़ जो कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज कॉज करती है, इट्स द फायर क्रैकर बर्निंग, माल फंक्शनड ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स कहने का मतलब है कि जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, एसी होते हैं, तो ये सारे अगर क्या है हमारे माल फंक्शनड है, मतलब ख़राब तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा अमाउंट पे ग्रीन हाउस गैस को एमिट करता है। ओके, तो जैसे ही हमारे कुछ ऐसे ऑटोमोबाइल्स जो इलेक्ट्रिकल की चीज़ें हम यूज़ करते हैं, अगर वो जिस टाइम ख़राब होती है तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको टाइमली ठीक करवाएं। इसके अलावा जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि हम फील्ड पे यूज़ करते हैं ताकि बहुत अच्छी ईल्ड हो, है ना, तो इस टाइप के जो पेस्टिसाइड्स केमिकल्स होते हैं फील्ड में, इनडायरेक्टली ये भी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आफ्टर दिस वी हैव द ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो नाम से क्लियर है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बिल्डिंग देखने को मिलती है। इसी को हम कहते हैं ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो मैन मेड कॉज के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? डिफॉरेस्टेशन, बर्निंग एंड डंपिंग ऑफ प्लास्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, फॉसिल फ्यूल बर्निंग एंड एक्सेसिव यूज, ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सम अदर एक्टिविटीज जो कि मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन करी है। अब हम लोग पढ़ेंगे द नेचुरल कॉजेज फॉर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्योंकि नेचर भी कहीं ना कहीं जो है कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करती है, कुछ ऐसी गैसेस लिबरेट करती है जो कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बट द थिंग इज कि कोई भी चीज़ अगर नेचुरल हो रही है, उसमें अगर हम लोग मैन मेड एक्टिविटीज़ के थ्रू नेगेटिव इफेक्ट है वो अगर हम ज़्यादा डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो बूस्ट हो जाएगी। ओके, और कहा जाता है कि जितना नेचुरल कॉजेज हमारे इफेक्ट करते हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को, जितना नेचुरल कॉजेज कॉज करते हैं जीसीसी को, उससे कई ज़्यादा इफेक्ट मैन मेड कॉजेज की वजह से होता है। क्योंकि आपने ये जो एक्टिविटीज़ मैंने आपको ऊपर पढ़ाई, ये आपने डे टू डे लाइफ पे ऑब्जर्व करी होंगी। ओके, और यही एक्टिविटीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए। तो कौन सी नेचुरल एक्टिविटीज़ होती है जो कि जीसीसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, हम लोग वो देख लेते हैं। पहले मैं आपको जस्ट इसका एक समरी देती हूँ। इट इज़ द अल नीनो ला नीना इफेक्ट, अर्थ टिल्ट, सोलर रेडिएशन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ओशियनिक करंट्स एंड द वॉल्केनिक इरप्शन। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे है अल नीनो ला नीना इफेक्ट। सो वार्म एंड कोल्ड फेज ऑफ ओशनिक बॉडीज। ओशनिक बॉडीज की जो वार्मर और कोल्डर फेजेस होती है, ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के कॉज के लिए। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज अर्थ टिल्ट। अर्थ टिल्ट क्या होता है? द हेमिस्फीयर दैट इज मोर टूवर्ड्स द सन विल रिसीव मोर लाइट, हेंस द टेम्परेचर विल इंक्रीज एंड द ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज। ठीक है, तो देखो कहीं ना कहीं इतना तो हम समझ चुके हैं कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होती है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। ओके, ग्रीन हाउस गैस क्यों आ रही है एटमॉस्फेयर में, स्पेशली जो CO2 की यहाँ पे बात की जा रही है, क्यों? बिकॉज ऑफ द मैन मेड एक्टिविटीज एंड द नेचुरल एक्टिविटीज। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अर्थ का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग होगी तो भाई ग्लोबल क्लाइमेट चेंज डेफिनेटली हमारा होगा। तो अर्थ टिल्ट कहने का मतलब है कि अर्थ का वो हेमिस्फीयर जो कि सन के टुवर्ड्स होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज करता है, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। एंड एज अ रिजल्ट वो ग्रीन हाउस गैस को लिबरेट करते हुए इनडायरेक्टली कॉज करता है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये जस्ट एक नेचुरल प्रोसेस है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन यानी कि सन से आती हुई जो अर्थ की तरफ जो रेडिएशंस होती है। अब देखो यहाँ कहीं ना कहीं ओजोन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो एक शील्ड की तरह एक्ट करता है। अब ओजोन भी डिग्रेड होती जाएगी तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा सोलर रेडिएशन क्या करेगी, यानी कि सन की जो रेज है वो अर्थ के अंदर एंटर करेगी, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर और ज़्यादा फास्टली इंक्रीज करेगा और ग्रीन हाउस गैसेस हमारी इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से ग्लोबल क्लाइमेट चेंज यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, आफ्टर दिस वी हैव द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होते हैं? दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द वॉल्केनो। और आपको पता है कि जो वॉल्केनो होते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करवाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है वो हमारा कॉज होता है। आफ्टर दिस वी हैव द ओशनिक करेंट्स। ओके, सो कोल्ड वाटर फ्रॉम द पोल एंड वार्म वाटर फ्रॉम द इक्वेटर काउंटरैक्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट द सोलर रेडिएशन। पोल्स के टुवर्ड्स, यानी कि नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यहाँ पे जो वाटर होता है ना वो बहुत ठंडा होता है, और जो इक्वेटर होता है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो इक्वेटर पे जो वाटर होता है वो कैसा होता है हमारा? वो बहुत ज़्यादा वार्म होता है। तो ये दोनों, जो कोल्ड वाटर फ्रॉम द पोल एंड वार्म वाटर फ्रॉम द इक्वेटर, वो एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ताकि वो सोलर रेडिएशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो ये जो ओशनिक करेंट्स हमारे क्रिएट होते हैं, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज होती है वो देखने को मिलती है। ओके, आफ्टर दिस वी हैव द वॉल्केनिक इरप्शंस। तो जो वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, वॉल्केनो जब इरप्ट करता है तो उस टाइम पे सल्फर
डाइऑक्साइड निकलती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग ये कॉज कर रहा है जिसकी वजह से इनडायरेक्टली हमारा जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है वो कॉज हो रहा है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा भाई, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज क्या होते हैं, कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस उसमें इफेक्टेड देखने को मिलती है, इसके जो कॉजेज होते हैं, हमने मैन मेड कॉज भी पढ़ा, नेचुरल कॉज भी पढ़ा। सबसे पहला जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि जो जीसीसी होता है उसका ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहला होता है हीट रिलेटेड डिजीज। ओके, तो इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है ह्यूमंस में, लाइक वी हैव द हीट स्ट्रोक और द कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड द डिहाइड्रेशन। Dehydration is the loss of water. Okay, next we have the waterborne disease. कुछ waterborne disease देखने को मिलती है, like we have the cholera, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज, जो पेट की डिजीज़ होती हैं जहाँ पे इंटेस्टाइनल एक्टिविटीज़ जो होती है वो ऑल्टर हो जाती है, तो उनको हम कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़। ओके, नाउ वी हैव द रेस्पिरेटरी डिजीज़। कुछ ऐसी रेस्पिरेटरी डिजीज़ देखने को मिलती है, लाइक एज द एयर क्वालिटी इज डिक्रीजिंग, सो डिजीज़ लाइक अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस इज मोस्ट कॉमनली सीन इन ह्यूमन बींग्स। आफ्टर दिस वी हैव माल न्यूट्रिशन। ओके, अगर क्लाइमेट में चेंज आ रहा है तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं फूड की स्कैसिटी होगी। एज फूड scarcity occur due to the decreased yield, low field quality, so people suffer from malnutrition. Okay, बहुत ज़्यादा जो होता है फील्ड की क्वालिटी, अगर हम कहेंगे कि सॉइल क्वालिटी डिक्रीज कर रही है तो सिंपल सी बात क्या है कि जो क्रॉप की यील्ड है वो रिड्यूस होगी। क्रॉप की यील्ड रिड्यूस होगी तो स्पेशली जो पुअर पीपल होते हैं उनको कहीं ना कहीं फूड की स्कैसिटी फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनको एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं माल न्यूट्रिशन। ओके, तो मोस्ट कॉमनली जो जीसीसी होती है, जीसीसी का जब इफेक्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है तो वहाँ पर एक और केस स्टडी आती है जो कि माल न्यूट्रिशन की केस स्टडी होती है, जिसके केसेस एकदम सडनली इंक्रीज कर जाते हैं। आफ्टर दिस वी हैव द पैथोजन एंड द वेक्टर सपोर्ट। ठीक है, इस टाइप का जो इन्वायरमेंट होता है वो क्या करता है, वो पैथोजन्स को या फिर वेक्टर्स को सपोर्ट करता है। तो पैथोजन्स होते क्या है, जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं पैथोजन। ओके, सो दे सपोर्ट पैथोजन दैट कॉजेज हार्मफुल डिजीज। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द जीका वायरस, फीवर, डेंगू एंड द मलेरिया। देन वी हैव द मेंटल इलनेस, जो फोर्स माइग्रेशन होता है। एक एरिया थी बहुत हरी भरी थी, अचानक से वहाँ पे ड्रॉट होता है तो सारा का सारा जो जितना भी फॉरेस्ट होता है, जितना भी ग्रीनरी होती है वो सारी सूख जाती है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं वहाँ पे मालन्यूट्रिशन देखने को मिलता है क्योंकि फूड की स्कैसिटी हो जाती है। तो लोगों को क्या करना होता है कि फोर्स्ड माइग्रेशन करना होता है, किसी और जगह पे जाना पड़ता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी मेंटल हेल्थ पे इसका एडवर्स इफेक्ट होता है। ओके, सो कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस देखने को मिलती है पीपल में बिकॉज ऑफ द फोर्स्ड माइग्रेशन, एंड दिस फोर्स्ड माइग्रेशन इज कॉज्ड एज एन इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि भाई ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट होता है वेदर इवेंट्स पे। सो ऑल्टर्ड पीपीटी यानी कि ऑल्टर्ड प्रेसिपिटेशन, सम रीजन में एक्सपीरियंस हाई रेनफॉल, हेंस दे सफर फ्रॉम फ्लड, वेयर एज सम एक्सपीरियंस लो रेनफॉल, हेंस दे सफर फ्रॉम द ड्रॉट। अगर पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है एक पर्टिकुलर रीजन पे तो वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो क्या होगा, फ्लड होगा, फ्लड लाइक कंडीशन, सुनामीज, ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी। किसी एरिया पे अगर बारिश ही नहीं हो रही है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, यानी कि ड्रॉट देखने को मिलेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव द हीट वेव्स। जितना ज़्यादा हमारे हीट वेव्स होगी उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा ऑफ द अर्थ, सो एज अ रिजल्ट मोर हार्म टू वाइल्ड फायर, स्पीसीज एक्सटिंक्शन एंड द रिस्क टू द ह्यूमन हेल्थ। देखो, अगर बहुत ज़्यादा हीट वेव्स होगी तो कहीं ना कहीं अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा और इसकी वजह से एक इवेंट होता है जिसको हम कहते हैं नेचुरल फॉरेस्ट फायर। तो नेचुरल फॉरेस्ट फायर होने की वजह से वहाँ की स्पीसीज डैमेज हो जाएगी और कभी कभी ऐसा होता है कि फॉरेस्ट फायर एक मेजर कॉज होता है स्पीसीज के एक्सटिंक्शन के लिए। देन वी हैव द SLR, ये आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जिसको हम सी लेवल राइज बोलते हैं। एज टेम्परेचर इंक्रीज द आइस केप्स एंड द ग्लेशियर मेल्ट, सी लेवल राइज अकर, दिस ऑल्सो कॉज्ड डैमेज टू द कोस्टल कम्युनिटी। सी लेवल राइज है वो हमारा एक मेजर इफेक्ट है ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। Then after this we have the ocean acidification. As CO2 is absorbed by the ocean from the atmosphere, but if excess of CO2 is absorbed by the ocean, this causes ocean acidification. This causes harm to the shelled organism and the corals. Ocean का अपना एक प्रोसीजर होता है। अभी हम पढ़ रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ GCC ऑन द वेदर इवेंट्स, मतलब कुछ नॉर्मल नेचुरल होने वाली चीज़ें जैसे कि सी लेवल राइज, हीट वेव, ऑल्टर्ड पीपीटी जो प्रेसिपिटेशन होता है और जो हमारा ओशन एसिडिफिकेशन होता है। ओशन एसिडिफिकेशन एक नॉर्मल प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है कि ओशन के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करता है।
बट अगर कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वही एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ओशन भी कहीं ना कहीं क्या करेगा, ज़्यादा अमाउंट पे CO2 को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से उसमें एसिडिफिकेशन देखने को मिलता है। एसिड क्या होता है, कोई भी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है, हायर अमाउंट पे है, हाई कंसनट्रेशन पे है, ओके, जिसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा लॉस होता है वो शेल्ड ऑर्गेनिजम्स को और कोरल्स को देखने को मिलता है, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। तो इसका जो एडवर्स इफेक्ट होता है वो हमेशा जो शेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कोरल्स होते हैं, उन पे देखने को मिलता है। अभी तक मैंने आपको टोटल 10 यहाँ पे इसके इफेक्ट्स बता दिए। इसके अलावा वेदर इवेंट्स में एक और चीज होती है जो कि होता है इकोसिस्टम का डिस्ट्रप्शन, इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शंस। तो GCC की वजह से कहीं ना कहीं हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं। इकोसिस्टम इम्पैक्ट मतलब होता है इफेक्ट किसी भी चीज का। दिस कॉजेस चेंज इन द माइग्रेशन पैटर्न, फ्रूटिंग, फ्लावरिंग, हेंस इकोसिस्टम डिस्टर्ब ड्यू टू स्पीसीज एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम कैसे डिस्टर्ब हो रहा है, कैसे डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्टर्ब इस तरीके से हो रहा है कि जो GCC है वो नेगेटिवली इफेक्ट करती है हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे इकोसिस्टम को। और ये नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे हो रहा है कि भाई जो बर्ड्स है उनका माइग्रेशन पैटर्न चेंज हो जा रहा है, जिस सीजन पे फ्रूटिंग होनी चाहिए थी उस सीजन पे फ्रूटिंग ही नहीं हो रही है। अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही तो भाई फ्रूटिंग कैसे होगी, क्योंकि फ्लावर से तो फ्रूट्स बनते हैं ना, तो फ्लावरिंग नहीं हो रही तो फ्रूटिंग भी नहीं होगी। इसके अलावा क्या होता है कि कहीं ना कहीं इसकी वजह से स्पीसीज एक्सटिंक्शन का केस देखने को मिल रहा है, बिकॉज वी नो कि फ्लावर्स जो होते हैं वो हमारे एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट के। अगर फ्लावर्स ही नॉर्मल तरीके से ग्रो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, उसकी अगर जनरेशन ही नहीं बढ़ेगी तो वो ऑर्गेनिज्म फेस करेगा एक्सटिंक्शन को, ठीक है। तो इनडायरेक्टली जो हमारा GCC है वो क्या कॉज कर रहा है, वो स्पीसीज एक्सटिंक्शन को कॉज करता है। सबसे लास्ट इफेक्ट हम पढ़ते हैं आइस केप्स एंड ग्लेशियर मेल्टिंग। देखो ये मैं पॉइंट आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, जो कि हमने SLR पे पढ़ा था, सी लेवल राइज, कि कहीं ना कहीं जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है हमारा अर्थ का, उसकी वजह से आइस केप्स और ग्लेशियर्स जो कि स्टोर्ड फॉर्म होते हैं हमारे किसके, वाटर के, ठीक है। तो ये टाइम से पहले इनका जो होता है, जिस अमाउंट से ये गलते थे, जिस पर्टिकुलर रेट से इनकी मेल्टिंग होती थी, उससे कहीं ज़्यादा मैक्सिमम रेट पे ये क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सी लेवल में राइज हो रहा है। सी लेवल राइज होने की वजह से वाटर की क्वालिटी तो डिक्रीज़ करती है, उसकी अवेलेबिलिटी भी डिक्रीज़ कर रही है। साथ ही साथ जो कोस्टल कम्युनिटीज़ होती है वो हमेशा कुछ डिस्ट्रक्शंस को उनको फेस करना पड़ता है, जैसे कि फ्लडिंग हो जाती है, और जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन होता है, जितने भी चीज़ें उन्होंने जोड़ी होती है, कोई नेचुरल कम्युनिटी वहाँ ऑलरेडी रहती है, कोई स्पीसीज़ है जो कि उनके लिए बेनिफिशियल है, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ओके। तो ये जो इफेक्ट होते हैं ना GCC के, वो कैसे होते हैं, हमेशा नेगेटिव होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई किस तरीके से हम लोग प्रिवेंशन करते हैं, यानी कि जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। देखो क्लाइमेट का चेंज होना, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जब ग्लोबल वार्मिंग एक्सेसिव मैनर पे हो रही है, जब बहुत ज़्यादा वो होने लग जाए, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए डेंजरस है, ठीक है। जब हम CO2 के बारे में बोलते हैं तो प्लांट्स कंज्यूम करते हैं CO2 को, क्योंकि उनके लिए एक मेन रेस्पिरेशन का सोर्स है। हमारे लिए O2 इज़ इम्पॉर्टेंट, फॉर देम CO2 इज़ इम्पॉर्टेंट। जिस रेट से नेचर CO2 को प्रोड्यूस करता है उससे डबल रेट से हम CO2 को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि ग्रीन हाउस गैस है, एंड दिस CO2 इज बिंग प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस हार्मफुल मैन मेड एक्टिविटीज़, ठीक है। तो नेचुरली तो प्रोड्यूस होती है, मैन मेड भी उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो बहुत सी चीज़ें होती है जो कि डे टू डे लाइफ में हमको बताई जाती है कि वी शुडंट डू दिस और दिस एक्टिविटी, ताकि क्योंकि इससे कहीं ना कहीं पोल्यूशन होता है, और वो पोल्यूशन CO2 को लिबरेट करवाता है, जो कि इनडायरेक्टली कॉज करता है हमारा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ओके। इट विल कॉज द ग्लोबल वार्मिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। तो देखो कुछ ऐसे प्रिवेंशंस होते हैं, कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहला आता है हमारा एफॉरेस्टेशन। देखो एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है टू प्लांट मोर ट्रीज, जितने ट्रीज हम लगाएंगे उसको हम कहते हैं एफॉरेस्टेशन। सो एफॉरेस्टेशन इज द प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज। जितने ज़्यादा आप ट्रीज लगाओगे उतना ज़्यादा हमारा GCC कम होगा। देखो इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 को कंज्यूम करते हैं, वो इनटेक करते हैं CO2। तो जितना ज़्यादा CO2 को अपने बायोमास पे एब्जॉर्ब करेंगे उतना ज़्यादा CO2 हमारा एटमॉस्फेयर से कम होगा। तो जितना ज़्यादा प्लांटेशन करोगे उतना ज़्यादा GCC कम होगा, ओके। अडॉप्टिंग 4R, बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता है, पहले हम इसको RRR कहते थे, अब हम इसको 4R बोलते हैं, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे अब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिफ्यूज़। रिड्यूस तो हम कर देंगे, प्लास्टिक का यूज़ हम कम करेंगे, उसको रीयूज़ करना सीखेंगे, उसको रिसाइकिल करना सीखेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे होती है चीज़ों को रिफ्यूज़ करना।
हम किसी भी शॉपिंग मॉल पे जाते हैं, हम वहाँ पे प्लास्टिक के सामान को पहले प्रेफ़र करते हैं लेना। भाई वहाँ पे आप उस चीज़ को रिफ्यूज़ करो, अगर आप उसको यूज़ करना बंद करोगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें सेल होना बंद हो जाएँगी। मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक जो प्राइवेट व्हीकल होता है, अगर 10 लोग अपने अलग-अलग प्राइवेट व्हीकल्स को यूज़ करते हैं यहाँ से वहाँ जाने के लिए, उससे बेटर अगर वो 10 पीपल एक ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं, तो उससे कहीं न कहीं जो पॉल्यूशन है वो 10 गुना कम हो जाएगा। सो मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने से क्या होता है, जीसीसी कहीं न कहीं कम हो सकता है। स्विचिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी, इसी के अंदर आपका जो सोलर एनर्जी होती है, हाइड्रोथर्मल एनर्जी होती है, मीथेन गैस को हम यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, है ना? तो इन सब चीज़ों को अगर हम यूज़ करें तो कहीं न कहीं जीसीसी हमारा कम हो सकता है। नाउ स्विचिंग टू एलईडी एंड द सीएफएल बल्ब्स, जो हमारा कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंस लैंप इनको हम कहते हैं, दिस इज़ द लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, तो एलईडी या फिर सीएफएल बल्ब अगर हम यूज़ करें रादर देन नॉर्मल बल्ब्स आपने सुना है फिलामेंट वाले बल्ब होते हैं, सो दे आर वेरी डेंजरस, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, तो उससे बेटर हम लोग सीएफएल या फिर एलईडीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अवॉइडिंग द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, फैन है, लाइट है, अगर वो यूज़ में नहीं है तो वी शुड क्लोज देम। ओके, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रिसोर्सेज का वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करें। अवॉइडिंग द यूज़ ऑफ फ्यूल्स डीजल एंड पेट्रोल, रादर देन दिस वी कैन यूज़ द सीएनजी एंड द हाइड्रोजन फ्यूल। ठीक है, तो ये जो डीजल्स और पेट्रोल्स हैं इनका यूज़ करने से बेटर है कि हम लोग सीएनजी, जो कि कॉम्प्रेस नेचुरल गैस होती है, या फिर हम हाइड्रोजन फ्यूल को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। प्रिवेंशन और डिफॉरेस्टेशन, यानी कि कटिंग ऑफ ट्रीज दैट विल प्रिवेंट द बायोडाइवर्सिटी। ओके, देखो मैंने आपको पहले ही ऊपर बताया था कि एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करोगे तो डिफॉरेस्टेशन को कम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग पेड़ लगाते जा रहे हैं, एक पेड़ हमने लगाया 4 पेड़ हमने काटे, ये सीन नहीं होना चाहिए। हमें डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ की कटिंग को प्रिवेंट करना है। अगर हम किसी भी पर्पज़ से एक पेड़ को यूज़ करते हैं तो उसके बदले एटलीस्ट हमें 10 प्लांट्स को वहाँ पे प्लांट करना पड़ेगा, 10 ट्रीज़ हमको वहाँ पे प्लांट करने पड़ेंगे, तभी हम नेचर को प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ओके, इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी को भी ये प्रिवेंट करेगा। अवॉइड द बर्निंग एंड द डंपिंग ऑफ द प्लास्टिक, उसका कॉज भी बताया था कि जो मैन मेड कॉज होता है कि हम लोग प्लास्टिक को क्या करते हैं कि डंप कर देते हैं या बर्न कर देते हैं। तो देखो बर्निंग से तो उसमें से बहुत डेंजरस गैस फ्यूम्स जो होती है वो हमारी निकलती है, और डंप करने से प्लास्टिक कभी डिग्रेड नहीं हो सकता है। क्यों? बिकॉज इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, माइक्रोब्स के पास कैपेबिलिटी नहीं होती है प्लास्टिक को डिग्रेड करने की। तो यहाँ पे जो 3 कैटेगरी आती है ना, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, तो हम प्लास्टिक को रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। ओके, तो avoid the dumping and the burning of plastic. After this we have reduce greenhouse gas emission by reducing the use of fossil fuel. So fossil fuel का यूज़ जितना कम हो सके उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारा ग्रीन हाउस गैसेस के लिए, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, स्पेशली जो CO2 हमारा एमिट हो रहा है ना एटमॉस्फेयर पे, उसका सबसे मेन रीज़न है हमारा फॉसिल फ्यूल का यूज़, स्पेशली द कोल एंड द पेट्रोलियम। ओके, तो जितना कम हो सके उतना कम आप फॉसिल फ्यूल को यहाँ पे यूज़ करो। सो आई होप कि ये जो प्रिवेंशन मेथड मैंने आपको बताया ये आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो सिर्फ बुकिश नॉलेज के लिए नहीं होती है, वी हैव टू अप्लाई देम इन डे टू डे लाइफ, क्योंकि जो जीसीसी है वो आज के टाइम पे एक बहुत ज़्यादा, अगर हम बोले, कंसर्निंग टॉपिक हो चुका है, जिसके लिए अभी इंडिया ने G20 समिट भी ऑर्गेनाइज करवाया था, होस्ट किया था। ओके, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम इन जो भी मैंने आपको प्रिवेंशन यहाँ पे बताया, इन प्रिवेंशन को आप डे टू डे लाइफ पे यहाँ पे अप्लाई करो। सो आई होप कि आज की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। हमने जीसीसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कवर करी कि जीसीसी क्या होता है और कौन कौन से इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या कॉजेज़ होते हैं एंड किस तरीके से हम इनका प्रिवेंशन कर सकते हैं। सो अगर आज की वीडियो से आप लोग को थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो आप अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा वीडियो में कोई भी डाउट फील होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे फ्रीली पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगी कि जीसीसी से रिलेटेड जो अलग टॉपिक्स है, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, IPCC, UNFCCC, इन सारे टॉपिक्स पे मैं धीरे धीरे वीडियो अपलोड करूँगी, बिकॉज ये जो कुछ ऐसी नॉलेजेस होती है जो कि हर एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। अगर आप एक UPSC के एस्पायरेंट है या फिर अगर आप एक यूनिवर्सिटी लेवल का कोई भी पेपर आप देना चाहते हैं, so this is the basic knowledge. Okay, so that's all for today's video. If the video is helpful then please like, share and subscribe. Thank you.